दोस्तों, आज की कहानी केवल एक अपराध की दास्तान नहीं बल्कि एक सिस्टम की उस धुंधली सच्चाई की वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद शायद आप अपनी बेटियों को घर की दहलीज से बाहर भेजने से पहले कई बार सोचेंगे। यह कहानी विश्वासघात की, यह कहानी है खाकी वर्दी पर लगे उन सवालों की जिनका जवाब मिलना बाकी है, और यह कहानी है उन ताकतवर लोगों की जो दिन के उजाले में नेता और समाज सेवी बनते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में मासूमों की उम्मीदों और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिहार की राजधानी पटना, वो शहर जहां हर साल लाखों माता पिता अपनी उम्मीदों का बोझ, अपनी जमा पूंजी और अपने जिगर के टुकड़ों को भेजते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी बेटी, उनका बेटा कुछ बनकर वापस लौटेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर बड़ा ऑफिसर बनेगा। लेकिन जरा सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरती होगी जिसने अपनी फूल सी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए भेजा था। उसे विदा करते समय माथे को चूमा था, हाथ में तिलकुट और दालमोट का डब्बा थमाया था, लेकिन जब वो वापस लौटी तो डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि एक खामोश याद बनकर। और उस वक्त हालात ऐसे थे जो इशारा कर रहे थे कि पटना के उन आलीशान हॉस्टलों की ऊंची दीवारों के पीछे आखिर क्या छिपा हुआ है। 5 जनवरी की वो तारीख, वो मनहूस रात जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए गहरे सदमे में धकेल दिया। यह कहानी सिर्फ गायत्री की नहीं, यह कहानी उस हर एक बेटी की है जो बड़े शहरों के चकाचौंध वाले हॉस्टलों में अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही है। लेकिन इस बात से बेखबर, उसे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है कि जिस छत के नीचे वह खुद को महफूज समझ रही है, वहां की दीवारें भी कानों कान खबर रखती है कि आज रात किसका भविष्य अंधेरे मोड़ पर जाने वाला है। आज हम उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के उस कमरे की हकीकत जानेंगे जहां नियमों की अनदेखी की गई, और हम उस सिस्टम पर सवाल उठाएंगे जिसने एक रोते हुए पिता से कहा था कि तुम्हें 10 साल बाद पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। तो अब आप दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बातें सामने आने वाली है वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के जहानाबाद जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से। एक ऐसा परिवार जो अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा इसलिए जोड़ रहा था ताकि उनकी बेटी का सपना पूरा हो सके। गायत्री घर की लाडली, पढ़ाई में होनहार और अपने माता पिता का अभिमान। उसका सपना था एक डॉक्टर बनना, वो सफेद कोट पहनना और लोगों की सेवा करना। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपना घर छोड़ा और घर छोड़कर वो पटना आ गई। पटना का वह इलाका जहां छात्रों का जमावड़ा रहता है, जहां हर गली में कोचिंग सेंटर और हॉस्टल है। पटना के मुन्ना चौक स्थित हॉस्टल, जिसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शंभू गर्ल्स हॉस्टल। बाहर से देखने पर यह हॉस्टल किसी किले जैसा सुरक्षित लगता था। सीसीटीवी कैमरे लगे थे, गार्ड तैनात थे और लड़कियों के लिए सख्त नियम लिखे हुए थे। किसी भी माता पिता को यही लगेगा कि उनकी बेटी यहां पर सुरक्षित है। गायत्री के पिता ने भी यही सोचा था। 27 दिसंबर को गायत्री छुट्टियों में अपने घर जहानाबाद गई थी। वह बहुत खुश थी। घर का खाना, अपनों का प्यार और कुछ दिन का सुकून। 5 जनवरी तक वह अपने घर पर ही थी। उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन की आखिरी छुट्टी होगी। 5 जनवरी की दोपहर, ठंड का मौसम था, कोहरा छाया हुआ था। गायत्री के पिता उसे छोड़ने के लिए जहानाबाद स्टेशन तक आए। बेटी जा रही थी तो पिता का दिल थोड़ा भारी था, लेकिन आंखों में सपने थे। पिता ने उसे 11,000 रुपए दिए ताकि पटना में उसे कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मां ने उसके हाथ में तिलकुट और दालमोट का डब्बा दिया जो उसे बहुत पसंद था। स्टेशन पर खड़े होकर बाप ने अपने बेटी के साथ एक आखिरी सेल्फी ली। उस सेल्फी में गायत्री मुस्कुरा रही थी। पिता के चेहरे पर संतोष था। दोपहर के करीब 1:43 पर वह ट्रेन में चढ़ी और पटना के लिए रवाना हो गई। वह हंसी खुशी विदा हुई। शाम के करीब 4 बजे गायत्री पटना के उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंची। सब कुछ सामान्य था। उसने अपनी मां को फोन किया, बताया कि वह सुरक्षित पहुंच गई है। रात के 9 बजे फिर से बात हुई। उसने बताया कि उसने रोटी और सब्जी खाई है। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। वह बिल्कुल सामान्य थी, खुश थी। अब वह अपनी पढ़ाई पर फिर से फोकस करेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। उस रात के बाद गायत्री की आवाज फिर कभी उस फोन पर उस तरह नहीं गूंजी। अगली सुबह यानी 6 जनवरी की सुबह गायत्री के पिता के पास एक फोन आता है। फोन पर वह आवाज, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वह होश में नहीं है। जरा सोचिए उस पिता की हालत जिसे कल रात ही अपनी बेटी की खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई दी थी। वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत हॉस्टल के वार्डन को फोन लगाया। वार्डन, जिसका नाम नीतू था। पिता ने कांपते हुए स्वर में, कांपते हुए आवाज में उससे पूछा, मैडम मेरी बेटी को क्या हुआ है? वह फोन क्यों नहीं उठा रही है? वार्डन का जवाब बहुत ही रूखा
और गोलमोल था। उसने कहा, हम लोग एक क्लिनिक पर हैं, आप जल्दी आ जाइए। पिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो और उनके साले यानी गायत्री के मामा तुरंत गाड़ी लेकर पटना के लिए भागे। अभी वह रास्ते में ही थे कि फिर से फोन की घंटी बजी। उधर से कहा गया कि लड़की की हालत बहुत नाजुक हो रही है, हम उसे वहां से रेफर करके प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। यह सुनते ही उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या हुआ होगा? क्या कोई अचानक बीमारी थी? लेकिन कल तक तो वह बिल्कुल ठीक थी। जब वह लोग अस्पताल पहुंचे, शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी लाडली बेटी जो कल हंसते हुए गई थी, वह एक बिस्तर पर बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। पिता ने वार्डन से सवाल किया, क्या हुआ मेरी बच्ची को? वार्डन की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने नजरें चुराते हुए कहा कि वो देर रात तक पढ़ती थी, इसलिए हमें लगा कि वो सो रही है। पिता ने पूछा, अगर देर तक सोती थी तो दोपहर के खाने के लिए तो कोई जगाता होगा, शाम की चाय के लिए तो कोई पूछता होगा, आप लोग शाम तक क्या कर रहे थे? वार्डन के पास कोई तसल्ली वाला जवाब नहीं था। वो चुप हो गई। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर का रवैया कुछ अजीब था। पहले तो उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, लेकिन फिर धीरे से वो बोले कि आशंका है कि इसने कुछ खा लिया है, शायद कुछ संदिग्ध पदार्थ। परिवार वाले हैरान रह गए। गायत्री जो इतनी मजबूत थी, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, जो कल इतनी खुश थी, वो ऐसी चीजें क्यों खाएगी? और अगर खाई भी थी तो हॉस्टल में वह आई कहां से? पिता का मन यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन्हें लग रहा था कि बात कुछ और है जो छिपाई जा रही है। 7 जनवरी को गायत्री के मामा और परिवार के कुछ लोग हॉस्टल पहुंचते हैं। वह देखना चाहते थे कि आखिरकार उस कमरे में हुआ क्या था। जैसे ही वह हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वहां का मंजर देख उनका शक पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। हॉस्टल में एक अजीब सी हलचल थी। वहां मौजूद एक लड़की ने दबी जुबान में मामा को बताया कि भैया, आप जिस कमरे को देखने आए हैं वहां तो सफाई करवा दी गई है। यह सुनते ही मामा के कान खड़े हो गए। सफाई करवा दी गई? अभी तो पुलिस जांच भी ठीक से शुरू नहीं हुई, जांच टीम ने मुआयना तक नहीं किया और उससे पहले ही जगह को साफ कर दिया गया, सबूत मिटा दिए गए। उन्होंने वार्डन से पूछा, आपने कमरा क्यों साफ करवाया? वार्डन ने बहाना बनाया, क्योंकि कमरा गंदा हो चुका था, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। यह जांच का सबसे बुनियादी नियम है कि घटनास्थल को छेड़ा नहीं जाता है, लेकिन यहां तो सब कुछ इतनी सफाई से किया जा रहा था जैसे कोई कहानी पहले से तैयार की गई हो। इतना ही नहीं, वार्डन ने परिवार को बताया था कि उन्होंने दरवाजा तोड़कर गायत्री को बाहर निकाला, लेकिन जब मामा ने दरवाजे की कुंडी देखी तो वह बिल्कुल सही सलामत थी, कहीं कोई टूट फूट बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब साफ था, दरवाजा तोड़ा नहीं गया, या तो वह खुला था या किसी ने उसे चाबी से खोला। यहीं से झूठ की पहली दीवार खड़ी हो गई। अस्पताल में गायत्री जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। 8 जनवरी की शाम उसे थोड़ा होश आया और जैसे ही उसने पिता और मामा को देखा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेडिकल उपकरणों की वजह से वह बोल नहीं पाई, बस अपनी तकलीफ बयां कर रही थी। उसने इशारों में अपना सर हिलाया और जैसे वह कह रही हो कि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। मामा ने जब करीब से देखा तो वह पूरी तरीके से सिहर उठे। गायत्री के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, गले पर, हाथों पर। यह निशान किसी बीमारी के नहीं थे, यह निशान थे किसी संघर्ष के, यह निशान थे उस जाति के जो उस मासूम के साथ बंद कमरे में हुई थी। मामा ने जब वार्डन से उन निशानों के बारे में पूछा तो वार्डन ने एक और कहानी बना दी। उसने कहा, अरे यह तो उसे उठाते वक्त उसकी सहेली श्रुति ने कसकर पकड़ लिया होगा, उसी के निशान हैं। मामा ने तुरंत श्रुति से पूछा, श्रुति जो गायत्री की दोस्त थी, उससे पूछा कि आखिर तुमने कुछ ऐसा किया है? इस पर श्रुति ने साफ इनकार कर दिया, नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वार्डन गलत कह रही है। अब परिवार को यह यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश लगती है, एक गंभीर अपराध है। 9 जनवरी को पिता और मामा कदम कुआं थाने पहुंचते हैं और वहां की इंचार्ज थी SHO रोशनी सिंह, एक महिला पुलिस अधिकारी। उम्मीद थी कि एक महिला होने के नाते वह एक बेटी का दर्द समझेगी, लेकिन वहां जो हुआ वह निराशाजनक था। पुलिस ने शिकायत तो ले ली, लेकिन परिवार का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वहां पर वक्त बिताया गया। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टरों का रवैया अचानक बदल गया। जो डॉक्टर पहले से कह रहे थे कि सुधार हो रहा है, वह परिवार वालों से बात करने से भी कतराने लगे। जब मामा ने केस की समरी मांगी, रिपोर्ट मांगी, तो डॉक्टर सतीश और उनकी टीम ने कथित तौर पर यह सारा कुछ देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम रिपोर्ट नहीं देंगे, यह हमारे नियम के खिलाफ है। अरे भाई, मरीज उनका है, वो दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते हैं, तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं देंगे? भला ऐसा कौन सा नियम है
कि अगर कोई अपने मरीज का रिपोर्ट मांग रहा है तो आप रिपोर्ट देने से मना कर दें, लेकिन डॉक्टर इस बात पर अड़ गए, यहां तक कि बहस भी हुई। आरोप है कि डॉक्टर ने धमकी भी दी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम कौन हैं। सोचिए, एक परिवार जिसकी बेटी जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, उसे अस्पताल में ऐसी बातें सुनने को मिले। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन वह खामोश थे, चुप थे, वह कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल और सिस्टम के बीच कोई अनदेखा समझौता हुआ है उस सच को दबाने के लिए। दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी सीन में एंट्री होती है शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन नीलम अग्रवाल की। वो थाने आती है, लेकिन संवेदना जताने नहीं, बल्कि कथित तौर पर समझौता करने। आरोप है कि उन्होंने पिता से कहा, देखो केस खत्म कर लो, मेरे हॉस्टल का नाम खराब होगा, तुम्हें आर्थिक रूप से मैं मदद कर दूंगी। एक बाप के सामने उसकी बेटी के सम्मान की बात हो रही थी। पिता ने साफ कह दिया कि मुझे पैसे नहीं, मेरी बेटी चाहिए, और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है, और यही सब कुछ गायत्री के परिजनों के साथ भी लगातार बढ़ते जा रहा था। 11 जनवरी को वह दुखद खबर आई, गायत्री अपने जीवन की जंग हार गई। वह तमाम सपने, वह उम्मीदें उस मशीन के बीप के साथ खामोश हो गए। लेकिन असली संघर्ष तो उसके जाने के बाद शुरू हुआ। गायत्री के जाने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी पूरी रिपोर्ट आई भी नहीं थी, अभी जांच पूरी हुई भी नहीं थी, लेकिन एक अधिकारी ने माइक पर आकर कह दिया कि लड़की के कमरे में बहुत सारी दवाइयां मिली है। यह खुद को नुकसान पहुंचाने का मामला लगता है। इतनी सारी दवाइयां, कौन सा डॉक्टर किसी स्टूडेंट को इतनी दवाइयां देता है? और अगर उसके पास यह सब था तो वार्डन क्या कर रही थी जो हर वक्त निगरानी का दावा करती थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मिली, जबकि परिवार ने देखा था कि कमरे में सफाई हो चुकी थी। तो क्या वह सब वहां बाद में रखी गई? क्या उन्हें वहां रखा गया था कहानी बदलने के लिए? यह सवाल आखिरकार चीख चीख कर यह पूछ रहा था कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को लाख छुपाया जाए, लेकिन वह कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। परिवार इस बात पे पूरी तरीके से अड़ गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे जांच नहीं होने देंगे। हंगामा हुआ, मांग उठी, तब जाकर एक मेडिकल बोर्ड बैठा और एसआईटी का गठन हुआ। और जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई तो उसने उस दवाई वाली थ्योरी पर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में यह साफ संकेत था कि गायत्री के शरीर पर चोटों के कई निशान थे, उसके साथ बेहद गलत व्यवहार हुआ था। रिपोर्ट यह भी इशारा कर रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की पूरी संभावना है, और उसका जाना सिर्फ किसी पदार्थ से नहीं बल्कि उस शारीरिक आघात और सदमे के कारण हुआ है। डॉक्टरों ने दबी जुबान परिवार को बताया कि इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसने बचने की भरपूर कोशिश की, इसने भरपूर संघर्ष किया कि खुद को मैं बचा लूं, लेकिन अंततः वह कामयाब नहीं हो पाई। अब आप सोचिए कि शुरुआती बयान क्या था, खुद को नुकसान, डॉक्टर क्या कह रहे थे, दवाइयों का प्रयोग, लेकिन मेडिकल साइंस गवाही दे रहा था कि उसके साथ अमानवीय कृत्य हुई है। यह खुलासा होते ही पूरे बिहार में हलचल मच गई। जो बातें दबी जुबान में कही जा रही थी वह अब चर्चा का विषय बन गई। जांच आगे बढ़ी तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बाहर आने लगी। और यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे गंभीर अध्याय शुरू होता है, जब मीडिया और कुछ निडर पत्रकारों ने, जिनमें प्रमुख अखबारों की टीम भी शामिल थी, उन्होंने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में कई तरह की शिकायतें थी। वहां रहने वाली लड़कियों ने और वहां काम करने वाले कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। इस हॉस्टल का संचालक था मनीष, एक ऐसा शख्स जो कुछ साल पहले एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन अचानक कुछ ही समय में उसकी हैसियत पूरी तरीके से बदल गई। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, प्रभाव आ गए। अब सवाल था कि यह सारा कुछ उसने कहां से हासिल कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के वक्त वहां अक्सर महंगी गाड़ियां आती थी और हॉस्टल के पीछे दरवाजे से, जहां कैमरों की नजर नहीं जाए, वहां से कुछ संदिग्ध गतिविधियां होती थी। लेकिन यह सब होता था कैसे, इसका सूत्रधार कौन था? यहां नाम सामने आता है फूल जोशी का। फूल जोशी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह किसी रसूखदार पद से जुड़ी हुई है। एक कागज, एक लिस्ट मिली जिसमें कथित तौर पर फूल जोशी का नाम था। आरोप है कि यह महिला इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थी। इनका तरीका बेहद शातिर बताया जाता है। इसे कहते हैं ब्रेन वॉश करना। सबसे पहले एक किरदार सामने आता है मिष्टी जैसी महिलाएं, जिन्हें हॉस्टल में वार्डन या केयर टेकर बनाकर
भेज दिया जाता था। उनका काम था लड़कियों का भरोसा जीतना। मिष्टी जैसी एजेंट हॉस्टल में आती, भोली भाली लड़कियों से दोस्ती करती, खास करके उन लड़कियों से जो साधारण परिवार से होती थी या जिन्हें मदद की जरूरत होती। उनके द्वारा पहले उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलता और फिर धीरे धीरे उन्हें लुभावने ऑफर दिए जाते और कहे जाते कि अरे तुम क्यों इतनी परेशान हो, बस एक बार बड़े साहब से मिलना है, सारे काम निपट जाएंगे। जो लड़कियां मान जाती वह इस जाल में फंस जाती, लेकिन जो लड़कियां गायत्री जैसी होती, अपने संस्कारों वाली, पढ़ने वाली, अपने काम से काम रखने वाली, उनके साथ क्या होता? उनके साथ वही होता जो शायद गायत्री के साथ हुआ। वो 5 तारीख को अपने घर से आई, शायद उसे निशाना बनाया गया, उसने विरोध किया होगा, उसने अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया होगा, उसके शरीर पर मिले चोट के निशान अब यही बता रहे हैं। उसने आसानी से हार तो बिल्कुल नहीं मानी होगी, और जब उन लोगों को लगा कि बात बिगड़ गई है, लड़की ने सब देख लिया है या वह किसी को बता देगी, तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और फिर शुरू हुआ उसे खुद उठाया गया कदम साबित करने का खेल। उसके कमरे में चीजें रख दी गई, शायद उसे जबरदस्ती कुछ दिया गया। आरोप है कि थानेदार रोशनी सिंह ने परिवार पर दबाव बनाया। 10 साल बाद पता चलेगा। अब इस लाइन का मतलब समझ में आता है। जब यह मामला मीडिया में आया, जब लोग न्याय के लिए आगे आए, जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, तो प्रशासन को झुकना पड़ा। पुलिस ने हॉस्टल मालिक मनीष को गिरफ्तार किया। उसे तब पकड़ा गया जब वह थाने में कथित तौर पर आराम से बैठा हुआ था। सोचिए, बाहर एक पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और अंदर आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि शंभू हॉस्टल को अब सील कर दिया गया है। वहां रहने वाली दूसरी लड़कियों के बयानों ने भी इस बात की पुष्टि की कि वहां का माहौल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। एक लड़की ने बताया कि हॉस्टल में 3 दरवाजे थे, 2 पर निगरानी थी, लेकिन तीसरे पर बिल्कुल भी नहीं थी। वही तीसरा दरवाजा उस अंधेरे का एक लौता रास्ता था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन क्या पूरा इंसाफ मिला? मुख्य आरोपी, वो बड़े नाम, वो फूल जोशी जैसे लोग, क्या वो कानून की पकड़ में है? परिवार आज भी डर और उम्मीद के बीच जी रहा है। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन परिवार के मन में सवाल है। उनका कहना है कि अब भी मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, हम जिस वक्त में सांस ले रहे हैं, वो हर पल कुछ नया लिख रहा है। आने वाला लम्हा कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन अक्सर आने वाले कल से पहले उसके कदमों की आहट जरूर सुनाई देने लगती है। कुछ इशारे ऐसे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अगर वक्त रहते समझ लिए जाएं तो तस्वीर साफ हो सकती है। और इन्हीं आहटों को पहचानना, इन्हीं अनकही बातों को आप तक पहुंचाना, यही कोशिश है जनतक न्यूज की। क्योंकि खबर सिर्फ आज की नहीं होती, बल्कि वो आने वाले कल की कहानी बन जाती है। एक बार फिर से जाते जाते वही सवाल, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? और इस पूरे घटनाक्रम में आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।